नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के रिवीजन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम आते हैं क्लास की ओर। सर रिवीजन क्लास का विज्ञान का वीडियो नंबर 11 है। टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति पार्ट 2। इस तिथि में आपको उपलब्ध होती है इस टाइमिंग पर। ये सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। आइए हम आते हैं सीधा मुद्दे पर। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबका आंसर 1 का 2 का भी 3 का सी करके आपको देना है। क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बताएंगे कितने आपके सही हुए, ताकि हमको लगे कि बच्चों के बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, बहुत कम सही हो रहे हैं। तो हम उनके लिए कुछ और भी प्लानिंग करेंगे, जिसमें हम पूरा थ्योरी क्लास प्लान कर दें शायद, इसलिए आप जल्दी से आंसर देंगे। ठीक, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। 10 में से अगर आपका 7 आ रहा है तो बहुत सही स्थिति में है, और अपना कम आ रहा है तो अपनी मेहनत को और बढ़ाइए, ताकि आपको किसी पद को या पोस्ट को आप धारण कर सकें। आइए हम आते सीधा क्वेश्चन की ओर। ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, तो इसको हम रिवीजन की तरफ लेके चलते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को बहक जाता हूँ फीलिंग में, और फिर आपको समझाने में भिड़ जाता हूँ, तब वो कोशिश करूंगा ना करूँ आपको कम समय में क्वेश्चन पूरा करवा दूँ। देखते हैं, चलिए बिना एक्सप्लेनेशन के कितने मिनट में हम आपके 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता कब होती है सर? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। ठीक, हाँ सर, अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा तो आप हवा में उड़ने लगेंगे, वही चीज वो बोल रहा है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती रहे। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। मान लीजिए पृथ्वी ऐसा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, जो यहाँ से पृथ्वी है, और ये उसका अक्ष है। पृथ्वी ऐसे घूम रहे, चारों ऐसे पूरा घूम रहे, हाथ से ऐसे घूम रहा है। तो वही जो घूम रहा है वही आपका 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 44 किलोमीटर 1 घंटा में पूरा ट्रेवल कर लेता है। हाँ सर, तो बताइए आपको घूमना क्यों महसूस नहीं होता? वही बोल रहा है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, इसलिए इस वजह से पृथ्वी कक्ष में अपनी पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। इस वजह से संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, इसलिए यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इस कारण से आंसर दोस्तों आपका, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता है ना? हाँ सर, चलिए क्योंकि आप 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की तुलना में कोई भी स्पीड तय नहीं करते हैं, इसलिए आपको स्थिति का, उसके घूर्णन का एहसास नहीं होता है ना? हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आंसर दोस्तों आपका, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए, सैटेलाइट या उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। ठीक, किसके वश कर सकते हैं सर? डॉपलर प्रभाव द्वारा हम कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है। हम इसकी वजह से ही, आपका डॉपलर प्रभाव की वजह से ही हम आपका संपर्क बना पाते हैं, समझिए आपके उपग्रह के साथ पृथ्वी पर रहते हुए भी। अब डॉपलर प्रभाव क्या है आपको बात बता दूंगा। ठीक, ये बस थोड़ा समझ लीजिए। कोई गाड़ी दूर रहती है तो आपको उसकी आवाज बहुत धीमी सुनाई देती है, और जैसे जैसे पास आती है उसकी ध्वनि आपको तेज सुनाई देती है ना, फिर दूर जाती है तो कम हो जाती है ना ध्वनि। बस वही आपका डॉपलर प्रभाव है, इतना आप समझिए। मगर इसका उपयोग सिर्फ इतना ही नहीं है, ये अंतरिक्ष में तारों की दूरी बताने के लिए भी, रेड शिफ्ट, व्हाइट शिफ्ट, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वो सब बाद में हम डील करते हैं सब्जेक्ट्स में। आइए, तो कौन ग्रह एक दूसरे से कितना दूर है उसके लिए भी डॉपलर प्रभाव का इफेक्ट होता है ना? चलिए, और सैटेलाइट के लिए भी उपयोग होता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या इसकी कमी, या कोई अन्य बल। कहने का मतलब, पृथ्वी के चारों ओर एक सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, तो क्यों उसको एक ही निश्चित आकार में, एक ही निश्चित गति से घूमते जा रहा है, क्यों घूम रहा है, वही पूछ रहे हैं। उसका आंसर आपका केंद्राभिमुखी बल। ठीक, हाँ सर। अगर आप केंद्रीय बल लगता तो केंद्र से बाहर भाग जाता, अर्थात पृथ्वी से बाहर भाग के निकल जाता। हाँ सर, मगर केंद्राभिमुखी अर्थात केंद्र की ओर बल लग रहा है, अर्थात अब केंद्रीय नहीं, अभी केंद्रीय बल लग रहा है, केंद्र की ओर बल लग रहा है, इसलिए वह केंद्र की ओर बंद करके निश्चित दूरी पर घूमते रहता है ना? हाँ सर। आइए, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे आपको मैं वो विजुअल एग्जांपल बता दूंगा। ये थोड़ा सैटेलाइट वाला, थोड़ा समय लेता हूँ, लेना नहीं चाहिए मगर बुरा था, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, देखेंगे, मगर फिर भी क्या करूँ। अब देखिए, थोड़ा सा समझाऊँ आपको। हाँ सर, देखिए,
मान लीजिए मेरा हाथ है, ये पृथ्वी है और इसे सैटेलाइट गोल गोल ऐसे घूम रहा है ना। हाँ सर, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जब तक ये रस्सी बंधा है तो गोल 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 घूम रहा है, अर्थात रस्सी ने इसको अपने केंद्र की ओर खींच के रखा है, इसलिए निश्चित दूरी पे ही घूमते जा रहा है ना, निश्चित दूरी पे घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, क्योंकि रस्सी ने इसको अपने केंद्र की ओर खींच के रखा है। और जैसे ही रस्सी छूट जाएगी तो क्या होगा, घूमते घूमते इसका रस्सी छूटी, ताकत उसके बीच खत्म हुआ तो बाहर की फेंका जाती है ना। हाँ सर, क्योंकि इसको कंटिन्यू घूम रहा है ये एक निश्चित दूरी पर, तो इसके केंद्र की ओर से एक ताकत लगा इसको रोक कर रखने के लिए उस जगह पे, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय है आपका केंद्राभिमुखी बल। समझ गया बात को? हाँ सर। और वही आपको गोल गोल अगर मैं घुमाता हूँ इसको और बल मान लीजिए गोल घुमा रहा हूँ और ये बल खत्म हो जाएगा तो इसमें चाबी निकल कर बाहर की ओर फेंका जाएगा ना। हाँ सर, क्योंकि अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया अभिकेंद्रीय बल से। अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर, अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर लगने वाला बल। सैटेलाइट में अभिकेंद्रीय बल या आपका केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। समझ भी गए होंगे आप। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक। हाँ सर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताना आपको। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, इन चारों बल में सबसे ज्यादा ताकतवर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बोल रहा है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। आंसर इसमें क्या सही नहीं है, बताना है सर। सही नहीं है आपका, गुरुत्व चारों में से प्रबल है, ये बात सही नहीं है। बाकी आपका सब चीज सही है कि विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है ना, अर्थात किसी नाभिकता में, अच्छा समझिए मेरा नाभिक है, नाभिक तो ये नाभिक, इसमें दोनों की ताकत है तो इसे बंद करके है। अब इन दोनों के बीच बल काम करता है तो बंधे हुए ना। हाँ सर, वो बल खत्म हो गया तो क्या सर, विभक्त हो जाएंगे ना, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना। हाँ सर, वही बोल रहा है। देखिए कि दुर्बल नाभिकीय बल, दोनों के बीच का बल दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, तो बल के कारण, कमजोर होने के कारण विघटनाभिकता, अर्थात दोनों विघटन हो गए, अलग अलग हो गए, विघटनाभिकता का कारण है दुर्बल नाभिकीय बल। हाँ सर। और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है ना। हाँ सर, बस वही वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, पूरा वीडियो कोर्स, उसके साथ फ्री में पीडीएफ, फ्री में टेस्ट आपको इस रेट में मिलेगा। मतलब इसको छोड़िए, आप कहाँ 4000 रुपए, कहाँ देखिए 2199 रुपए में शुरू के 50 विद्यार्थियों को ये ऑफर चल रहा है। इसमें अपना नाम लिखाइए और केवल 2199 में कंप्लीट वीडियो क्लास, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको कंप्लीट, उसका पीडीएफ नोट, सब चीज प्राप्त कीजिए और कंप्लीट तैयारी कीजिए। आप देखते होंगे कि हम किस स्तर का पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता हो कि वैसा ही हमको पढ़ना है, सीखना है चीजों को, पढ़ते तो हर जगह सीखने के लिए आप इच्छुक हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। वहाँ हम, मैं, सर और भी फैकल्टी हैं, सब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आइए सर, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध है, जिनके पास पैसे का दिक्कत है दोस्तों, और केवल 999 रुपए लेकर के उस 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान को एक्टिवेट करके अपनी पढ़ाई का शुरुआत करें। हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए केवल 999 रुपए में, जो बिजनेस कोई भी कोर्स लिए थे उनके लिए पूरा 1 ईयर का कोर्स केवल 999 रुपए में उनको दिया जाएगा, शुरू के 50 विद्यार्थियों को। कोई जानकारी चाहिए होगी स्क्रीन में दी हुई है, और फिर भी चाहिए होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे। आइए हम आते हैं सीधा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। तो क्योंकि आप लिफ्ट में खड़े हैं तो आपको अपना भार कब ज्यादा महसूस होगा, बताइए उस चीज को, है ना। हाँ सर, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, है ना। देखेंगे आप कि लिफ्ट अचानक से तेजी से ऊपर जाता है तो आपको नीचे ऐसे भार महसूस, झुकाव महसूस, एकदम खिंचाव महसूस होता है। हाँ सर, तो उसी वजह से आपको भार अधिक महसूस होगा। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा वजन अपना महसूस होता है, और जब लिफ्ट अचानक से नीचे आएगा तो आप ऊपर को उड़ जाएंगे, तो भार आपको कम महसूस होगा। चलिए, लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड क्या होती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? आंसर दोस्तों इसका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक सर, कैसे आपका? वैसे दोस्तों आपका, क्योंकि लोलक के आपका आवर्तकाल का होती है, आवर्त टी से दर्शा रहे हैं आप, आवर्तकाल को आप टी से दर्शाते हैं तो उसका होगा सर आपका 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो जी तो गुरुत्वाकर्षण है जो पूरे पृथ्वी पर एक समान होती है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई भी सर आपका कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एल फॉर लंबाई जो है, अर्थात आपका अगर आपको कोई लोलक है जैसे घूम रहा है, हाँ सर, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो ये तार की जो लंबाई है इसी की वजह से आपको बस फर्क पड़ेगा, क्योंकि लंबाई से ही आपके आवर्तकाल में फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा सर? लंबाई जितनी बढ़ेगी उतने ज्यादा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक, हाँ चलिए, बस वही चीज समझाना था। कैसे सर? मान लीजिए आपका ये छोटा तार है तो सर ये इतना ही बड़ा रेडियस में घूम रहा है, कोई बड़ा तार आ गया तो उसको इतना बड़ा सर्कल में घूमना पड़ता है। हाँ सर, ज्यादातर समय लगेगा उसको यहाँ से यहाँ आने के लिए। हाँ सर, तो इसलिए लंबाई बढ़ेगी
तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला से भी दिख रहा है, चित्र से समझ में आ रहा होगा। आइए, यार सब समझाना नहीं होता, मगर बोलता हूँ कि चलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, और फिर भी आपको बताने लग जाता हूँ। चलिए आइए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि उनकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, उनकी तार की जो लंबाई बढ़ जाएगी, गर्मी में थोड़ा गल के लंबा हो गया, ऐसा समझिए आप। ठीक, हाँ सर। तो गर्मियों में अगर भाई सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लंबाई बढ़ गई, तो धीरे धीरे अब दोलन करेंगी, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा अर्थात वो बहुत समय ले रही है आने जाने में। हाँ सर। चलिए, और ठंडी में इसका उल्टा हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा? अतः एक लड़की झूला झूली थी बैठे बैठे, हाँ सर, और अचानक से वो खड़े होकर झूलने लग गई, तो झूले का जो आवर्तकाल है, दोलने का जो आपको गति है, वो तेज हो जाएगा, तेजी से दोलन करेगा कि धीरे धीरे आपको दोलन करेगा? आंसर सर आपका कम हो जाएगा, अर्थात उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। अर्थात सर उसका आवर्तकाल कम हो गया, मतलब यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु जाने में, इस बिंदु से इस बिंदु जाने में, झूलते हुए इस बिंदु से इस बिंदु जाने में समय कम लग रहा है, इसका मतलब गति तेज हो गया, आवर्तकाल कम हो गया। दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना सर। आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप कम समय में दूरी तय कर लोगे ना। हाँ सर, तो जो आपका समय कम लग रहा है वही तो उसका आवर्तकाल है, और जो गति बढ़ गई तो उसकी चाल है। हाँ सर, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए, सेशन होता है समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, है ना। चलिए, इस तरीके से हम आगे देखते चलते हैं, तो यहीं पे आप अपने क्लास का समाप्त होता है।